हेलो गाइस। आज आपके लिए जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक इसको आप कहिएगा। इंग्लिश ग्रामर में एसएससी स्टेनोग्राफर और सीजीएल मेंस के जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पे इस टाइम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अब यही रह रहा है आपका होना। सीजीएल के एग्ज़ाम सिर्फ उनके होंगे जिनके रुक गए थे। फिलहाल मेन तो स्टेनो और सीजीएल मेंस है आपके पास में। तो यहाँ एक पोर्शन आप देखते हैं ग्रामर का, जो एग्जाम में आप देखते हैं वो है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एसएससी स्टेनो में तो आने हैं आपके 10 और सीजीएल में आपके आने हैं ये 20। यस, सो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का यह बहुत ही विशाल और बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है जो आपको करने ही होंगे। और ये मुझे थोड़ा इजी लगता है कॉमन एरर के मुकाबले। ऐसा इसलिए है बिकॉज हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन होते हैं और एक अंडरलाइन पार्ट, यानी कि दिमाग आपका सिर्फ और सिर्फ उस अंडरलाइन पार्ट पे ही दौड़ना है। कॉमन एरर में तो पूरा सेंटेंस देखना है, फिर आपको एरर बतानी है, तो थोड़ा सा टिपिकल वहाँ है। हालांकि वो भी इतना टिपिकल नहीं है, ग्रामर अगर आपकी अच्छी हो तो। मेरे साथ कभी इतनी समस्या नहीं आई जब अपने टाइम पे था, तब भी और अब भी। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो ये ज़्यादा ईजी है कॉमन एरर के मुकाबले। यहाँ कॉमन एरर तो हम लोग साथ साथ कर ही रहे हैं प्रैक्टिस सेट में जो आ रही है। यहाँ हम लोग आज एक्स्ट्रा कुछ आपके लिए लेकर के आए हैं, वो है आपका आज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। और ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सेट है आपका सीपीयू मेंस, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, अच्छे से मुझे याद नहीं है। यस, मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंत में लिख के, मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में कौन सा सेट है ये। बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने करा दिया। हाँ, ये एमबी बुक में शुरुआत में ही था, इसलिए ऐसा भी कुछ नहीं होता है मेरे दिमाग में कि मतलब मुझे कुछ पर्टिकुलरली कराना है, जो मुझे आता है वही कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। बुक को देख रहा था बैठा हुआ, क्योंकि मेंस में सबसे ज़्यादा आती हैं ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो अभी शुरुआत के लगभग 5 या 6 सेट नंबर पे मुझे मेंस का सेट मिल गया। मेंस का सेट मिल गया तो मुझे पता चल गया कि मुझे कॉमन एरर मिल गई सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो बस मैं खुश हो गया और मैंने फटाफट उसकी पिक ली और आपको पढ़ा दो कर दिया, क्योंकि इतना समय नहीं था मेरे पास कि मैं फैसले लेता कि अगले सेट देख लूँ। मैंने उसी सेट को देख लिया, क्योंकि अगला ही मुझे कराना है। अगला तो ऐसा है नहीं कि आप कहीं और जाएंगे। यस, जब कराना ही मुझे है सब कुछ, तो क्यों ना मैं जिम्मेदारी से काम लूँ अपनी। लेकिन आप भी उतनी ही जिम्मेदारी से काम लीजिए। यस, वीडियो को कम से कम देख लीजिए करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं और आप लोग देख ही नहीं रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, आप जैसे मर्जी देखें, ये आपका अधिकार है, मोबाइल आपका है, नेट आपका है, जैसे मर्जी देखें आप। लेकिन आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति जो आपके लिए इतनी दिन रात मेहनत कर रहा हो, लगन से लगा हुआ हो, सो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भी उसको कुछ प्रॉफिट कराएं। यस, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, कोई फीस नहीं मांग रहा हूँ, आपको वीडियो देखनी ही है। डाउनलोड करने में भी डाटा लगता है, ऐसा नहीं कि डाउनलोड करने में डाटा नहीं लगता है। डाटा तो आपको लगना ही लगना है, तो क्यों ना आप उसको डायरेक्टली देख लिया करें। यस, हमें उससे टाइम पीरियड मिल जाता है, व्यूज़ और आपका कमेंट लाइक वगैरह सब मिल जाता है। तो कृपया करके इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप जैसा मर्जी करिए। देखिए मैं अपना काम करता रहूँगा, मैं अपने काम से पीछे नहीं हट रहा हूँ। बस आप लोगों की मर्जी है, आप जो मर्जी करें, बिकॉज मोबाइल आपके हाथ में है इस टाइम। सेंटेंस नंबर 131 से शुरू करेंगे आज की बात हम लोग। ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक सेट। कह रहे कि हार्ट फेल्ट प्रेयर्स टू गॉड विल ऑलवेज हैव एक्सपेक्टेड रिजल्ट। बात हो रही है रिजल्ट की, और वो भी एक्सपेक्टेड की, यानी कि ऐसा रिजल्ट जिसकी आपने उम्मीद की थी, जिसके बारे में आपने सोचा था। हैव गुड रिजल्ट, नो इम्प्रूवमेंट, हैव अमेजिंग रिजल्ट, हैव डिजायर्ड रिजल्ट। सो यहाँ पे अच्छा होगा कि आप सेंटेंस का ऑप्शन लगाएं हैव डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि ऐसा परिणाम जिसकी इच्छा आपने की थी। हैव डिजायर्ड रिजल्ट। यस, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहले का डी। और शुरुआत बड़ी धमाकेदार हुई है आपकी, बहुत ही इजी सेंटेंस शुरुआत में उसने दिया आपको। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका कई बार आ चुका है, अब बहुत बार आ चुका है। स्ट्रक्चर है आपका नो सूनर का। किसका? नो सूनर के बाद मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हो किसी नेगेटिव वर्ड से, किससे?
किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जब कभी भी हो किसी नेगेटिव वर्ड से तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आएगी, ये कंफर्म है। माफी चाहूंगा, हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आएगी, ये कंफर्म है। नो सूनर के साथ आपका आता है या तो हैड या डिड। अगर हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में हैड तो आया लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं आई, उसने आईएनजी फॉर्म लगाई रीचिंग, जो कि गलत है। आपको यहाँ थर्ड फॉर्म ढूंढनी होगी। अब पहला ऑप्शन जो लगाया उसने लगाया डिड के साथ में, लेकिन फिर आईएनजी लगा दी तो रेस से बाहर हुआ। दूसरा ऑप्शन हैड है लेकिन फिर थर्ड फॉर्म नहीं है, रेस से बाहर हुआ। सी इसलिए बाहर है क्योंकि दिया गया सेंटेंस गलत है तो नो इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते उसको आप, इसलिए बाहर हुआ। अब एक तो आपकी मजबूरी बन गई कि आपको डी लगाना है क्योंकि आपके पास पांचवा ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात जो आपको चाहिए था वो भी यहाँ है भाई, हेड के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए थी, हेड के साथ थर्ड फॉर्म भी यहाँ है। तो आपकी मजबूरी और जरूरत दोनों यहाँ पूरी हो रही हैं। आप आंसर लगा दीजिए डी फटाफट से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सिंसियरिटी इज ऑलवेज अप्रिसिएटेड। सिंसियरिटी को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, यानी कि तारीफ की जाती है, प्रशंसा की जाती है। वेटेड इंतजार किया जाता है, एंजॉयड मजा लिया जाता है, इनहेंस बढ़ाया जाता है, नो इम्प्रूवमेंट यानी कि इसका आंसर आपका नो इम्प्रूवमेंट ही होगा फिलहाल तो। अगला देखिए, कह रहा है कि ऑनेस्टी इज मोर सुपीरियर देन रिचेस। जरा ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ये कि यहाँ पे सुपीरियर जो वर्ड इसमें इस्तेमाल करा ये कोई कंपैरेटिव या पॉजिटिव वर्ड नहीं है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव वर्ड नहीं है। यस, ये ना तो कोई कंपैरेटिव है ना ही कोई सुपरलेटिव है। बहुत सारी बुक्स आपको यही पढ़ाते हैं कि जिन कंपैरेटिव डिग्री के अंत में, बुक ये पढ़ाती है, बुक की परिभाषा सुनिए, क्या बेवकूफ बना रही है बुक आपका। कह रहे हैं कि जिन कंपैरेटिव डिग्री के अंत में IOR आता है उनके साथ टू लगाते हैं। आप भी खुश, ये बात सत्य है कि जिनके साथ में IOR आता है उनके साथ टू लगाते हैं। ये बात सत्य है कि जिनके साथ में IOR आता है उनके साथ टू लगाते हैं, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि जिन कंपैरेटिव डिग्री के अंत में IOR हो तो उनके साथ टू आता है। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री हैं तो आप मुझे इसका सुपरलेटिव और पॉजिटिव बता दीजिए क्या होता है, बस बुक वाले से पूछ लीजिएगा आप। सो ये आपकी डिग्री यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं, सही बात तो ये है। ये आपकी एब्सोल्यूट पॉजिटिव डिग्री है, इनका कोई कंपैरेटिव कोई सुपरलेटिव इनका नहीं होता है। ये पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव ही रहेंगी, इनके साथ टू आना भी इस बात का संकेत नहीं करता कि कंपैरिजन के लिए आ रहा है, बस सिंपल वे में यूज हो रही है। सो सुपीरियर के साथ हमेशा आता है टू, पहली बात तो ये। यहाँ उसने लगाया देन, क्या लगाया उसने यहाँ पे देन, जो कि गलत हो गया, पहली बात तो यही हुई। यस, दूसरी बात, इससे पहले इस तरह की डिग्री से पहले जो कंपैरेटिव है ही नहीं, आप उनके लिए कंपैरेटिव वर्ड का इस्तेमाल कैसे कर देंगे। उनके साथ में मोर, मोस्ट, यस, देन, द, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप ना ही करें तो अच्छा होगा। ये आपकी तरफ से एक समझदारी वाला संकेत होगा। आप उन बच्चों की तरह या उन बुक्स वालों की तरह बेवकूफ़ी ना करें जो और सब कर रहे हैं। आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरे अंदाज में करिए कॉमन एरर, आपको किसी अंदाज में करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सेंटेंस का एरर हो जाएगा ऑनेस्टी इज सुपीरियर टू रिचेस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। माई फादर हैज बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग। मेरे पिताजी ने मुझे एडवाइस दिया कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, रिड्यूस करो स्मोकिंग को। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। सेंटेंस के ऊपर ही पार्ट में आपको बता दिया गया है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग 22 क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस इज अंडरलाइंड बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव। नीचे इसके अल्टरनेटिव दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, अल्टरनेटिव दिए गए। हो सकता है कि अंडरलाइन पार्ट ठीक हो सकता है कि अंडरलाइन पार्ट आपका ठीक हो, लेकिन हो सकता है कि जो ऑप्शन दिए हो वो भी ठीक हो। तो आप उसका अल्टरनेटिव बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि आपको सेंटेंस में अल्टरनेटिव बताने की भी अनुमति है। इस सेंटेंस में आप इसका आंसर लगाएंगे कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है कटौती करना। क्या होता है, कटौती करना, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। शी इज अनोइंग दैट हर फादर हैड नॉट एक्सपेक्टेड, जो भी आगे रहा होगा, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है अपना साफ साफ, दैट के बाद वाले पार्ट में हैड आ रहा है और दैट से पहले वाले पार्ट में इज आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सेंटेंस कंजक्शन से ऐड हो, कनेक्ट हो, और एक तरफ तो हो पास्ट और एक तरफ हो प्रेजेंट। सेंटेंस तो रॉन्ग है किसी भी तरह से है चाहे। यस, जरा देखते हैं। सी इज अनोइंग दैट हर फादर हैड नॉट एक्सपेक्टेड हर सजेशन, सी वॉज अनॉयड। अब जरा ऑप्शन को देख लें एक बार। पहला ऑप्शन है वॉज अनॉयड, क्या है, वॉज अनॉयड। दूसरा है हैड टू, जो कि कंपल्सन को दर्शाता है।
नहीं लगाएंगे। अगला है वॉज टू, जो कि कंपल्सन रूल को दर्शाता है, नहीं लगाएंगे सॉरी। नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता बिकॉज दिया हुआ गलत है। अब आपकी यहाँ भी मजबूरी है कि आपको ए लगाना है। मजबूरी और ज़रूरत जब दोनों मिले तो आंसर निकलता है। क्या निकलता है? आंसर। यस, ध्यान रखें आप, आपकी यहाँ ज़रूरत भी थी और मजबूरी भी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल इस स्थिति में ए करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि ही हैज़ कंपोज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। देखिए सॉन्ग लिखने के लिए, पोएट्री लिखने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कंपोज का ही। किसका इस्तेमाल करते हैं? कंपोज का ही। यानी कि ये दिया गया सेंटेंस आपका करेक्ट है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या और कोई वर्ड यहाँ पे फिट बैठ रहा है? जी नहीं। पेन, रिटन, जोटेड, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे यहाँ पे। ये सेंटेंस आपका कहलाएगा नो इम्प्रूवमेंट। 137 सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि दे हैव नॉट एंड कैन नॉट बी। जरा देखना यहाँ कैसे बेवकूफ बना रहा है आपका। दे हैव नॉट एंड कैन नॉट बी। भाई कैन नॉट हमेशा इकट्ठा लिखते हैं, अलग अलग लिखते, इसलिए। अब जरा सोचिए कि एंड के बाद भी एक हेल्पिंग वर्ब है, एंड से पहले भी एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वहां भी एक मेन वर्ब है, यहां भी एक मेन वर्ब होनी चाहिए थी। नहीं चाहिए थी, इसका फैसला लीजिएगा। देखिए कैसे लेते हैं फैसला। कैन को तो पसंद है फर्स्ट फॉर्म। क्या पसंद है? फर्स्ट फॉर्म। और हैजअप को पसंद है थर्ड फॉर्म। या तो इन दोनों की पसंद सेम होती, अगर यहाँ पर डूडस होता तो फिर ठीक होता। अगर दोनों की पसंद सेम है तब तो एक ही वर्ब से काम चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों की पसंद अलग अलग है तो आपको इसे भी वर्ब देनी होगी, वही वर्ब जो यहाँ पर है। बी का यहाँ पे अगला भाई बीन आना चाहिए था। दे हैव नॉट बीन एंड कैन नॉट बी सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था। ऑप्शन देखिए जरा, पहले वाला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा ही आंसर होगा इसका, और कोई इसका आंसर यहाँ पे नहीं होगा। यस, मेरी बात समझ में आई आपको ये रूल अच्छे से? एंड के दो तरफ जब वर्ब कनेक्टेड हो तो दोनों को या तो पसंद सेम हो, जैसे कि यहाँ पे हैव की पसंद तो है थर्ड फॉर्म और कैन की पसंद है यहाँ फर्स्ट फॉर्म, या दोनों की पसंद सेम होनी चाहिए थी, तब आप इसमें एरर निकालते। यस, या फिर आप दोनों को वर्ब दीजिए। मैंने यहाँ दोनों को वर्ब दी, हैव को हैव की पसंद की, कैन को कैन की पसंद की, और दोनों जने मुझसे खुश हुए। अगर मैं सभी को सभी का पसंद का मटेरियल देने लगूँ तो मेरे से सभी खुश रहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे सेंटेंस में ये खुश हुआ सेंटेंस। अगला देखिए, कह रहा है कि इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर। आपका दिख रहा है इफ वाले पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरे पार्ट में है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक तो है, सब कुछ तो जो हमें चाहिए होता है, लेकिन आपको जब ए ऑप्शन है, इफ वाली कंडीशन जो ये मैंने आपको बताई कि इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस कंडीशन को अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भी नेक्स्ट पार्ट यही रहेगा। यानी कि कह सकता हूँ मैं कि इस सेंटेंस का आंसर आप ए भी लगा सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव लगाना है, ये उसने पहले ही बोल दिया है। आप अल्टरनेटिव भी बता सकते हैं। 139 का अल्टरनेटिव आपका ए है, आप इसका आंसर ए लगाएंगे। Had the room been brighter, I would have been able to read for a while before going to bed. Next देखिए 140. I want to admit in a university in the US. I want to admit, मैं एडमिट होना चाहता हूँ। देखिए एडमिट वर्ड यहाँ पे सही नहीं रहेगा, हालांकि एडमिशन होता तो ठीक रहता, लेकिन एडमिशन एक नाउन है, वो भी सही नहीं चलेगा बिकॉज टू के बाद एक वर्ब चाहिए। तो यहाँ अच्छा होगा कि आप एडमिट की जगह इस्तेमाल करें एनरोल का। एडमिट वर्ड दाखिल होने के लिए लगता है, लेकिन कम से कम स्कूल वगैरह के लिए नहीं, अस्पताल वगैरह के लिए लगता है एडमिट वर्ड दाखिल होने के लिए। यहाँ आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ आप करें आई वॉन्ट टू एनरोल इन अ यूनिवर्सिटी इन द यूएस। मैं यूएस की यूनिवर्सिटी में एनरोल करना चाहता हूँ, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए। यस, आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन, या फिर ऐसा होता तो भी ठीक हो जाता, लेकिन फिलहाल इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए, क्योंकि और कोई ऑप्शन यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है।
एडमिट खाली हॉस्पिटल के लिए लगाते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि द लोवर अ म्यूजियम नोन टू एवरीवन इन द वर्ल्ड इज इन पेरिस। अंडरलाइन पार्ट को देखना है, आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में क्या आ रहा है। यस, एक सेकेंड, बस एक सेकंड दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें इंक भरनी है पेन में। माफी चाहूँगा स्टूडेंट्स, लेकिन फिलहाल आप मुझसे लगे रहिए बातों में, कहीं मत जाइए। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपकी ग्रामर का। इसको अगर आप कर लें अच्छे से तो आप 10 मार्क्स कम से कम स्टेनो में और 20 मार्क्स सीजल मेंस में सिक्योर कर सकते हैं। कुछ बच्चे हमसे यहाँ पे सीजल मेंस के लिए भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। अंडरलाइन पार्ट देखिए, कह रहा है कि द अ म्यूजियम नॉन टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा म्यूजियम जिसको हर कोई जानता है वर्ल्ड में। ऑप्शन देख, अ वर्ल्ड फेमस म्यूजियम, बिल्कुल हो सकता है। अ वर्ल्ड रिनोड म्यूजियम, जी नहीं। अ ग्लोबली, अरे नो नो नो, ग्लोबली तो बहुत हद हो जाएगी। आप इसका आंसर इसकी जगह हद से हद लगा सकते हैं, बी। बी इसका एक अल्टरनेटिव होगा, द लेवर अ वर्ल्ड फेमस म्यूजियम इज इन पेरिस, यानी कि 141 का आंसर हो जाएगा आपका बी। दिस मैटर एडमिट्स नो एक्सक्यूज, 142। एडमिट के साथ उसने लगाई है आपकी ऑप्शन दिए हैं, नो इम्प्रूवमेंट, एडमिट्स फॉर, एडमिट टू, एडमिट्स ऑफ। एडमिट ऑफ का मतलब होता है गुंजाइश होना, ये अब भी नहीं चल रहा है। एडमिट ऑफ गुंजाइश होना, क्या होना, गुंजाइश होना। दिस मैटर एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज, सो इस मामले में अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। इस सेंटेंस का आंसर आप लगा देंगे डी, 142 का। लिसन डैश टू व्हाट आई से, अटेंशन लगाया उसने, ए टी टी ई एन टी आई ओ एन, अटेंशन, आखिरी में टी आई ओन आ रहा है, तो मतलब ये नाउन है। जबकि इससे पिछले लगाया उसने वर्ब, एल आई एस टी ई एन। वर्ब के बाद नाउन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम है एडवर्ब का। किसका, एडवर्ब का। अब आप इसे बनाइए एडवर्ब। आप अटेंशन में एल वाई नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, देखिए इसके भी रूल है अपने लगाने के। अगर आप लगा रहे हैं नाउन में एल वाई, क्या लगा रहे हैं, तो बनता है वो एडजेक्टिव। अगर आप लगा रहे हैं एडजेक्टिव में एल वाई तो बनता है वो एडवर्ब। आप इसका बनाइए एडजेक्टिव, जो कि है अटेंटिव। क्या है, अटेंटिव। अब इसमें लगा दो एल वाई, अटेंटिवली, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। यस, सो 143 का आंसर हो जाएगा आपका अटेंटिवली। लिसन्स अटेंटिवली टू व्हाट आई से, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर है आपका बी, करेक्ट। नेक्स्ट चलिए, कह रहे कि व्हाट डज एगोनाइज मी मोस्ट इज नॉट दिस क्रिटिज्म बट द ट्राइबल रीजन बिहाइंड इट। डब्ल्यू फैमिली लगाई उसने, और डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद लगाया उसने डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। जब डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद हो हेल्पिंग वर्ब तो सेंटेंस आपका बनता है इंटरोगेटिव, आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस के आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स कहीं भी नहीं है, इसके आखिरी में फुल स्टॉप। इसका मतलब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि आपको यहाँ से डज हटाना होगा, और डज हटाने के बाद आप सेंटेंस को बनाएंगे इसको क्लॉज में, क्लॉज में बनाएंगे सेंटेंस का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। डज हटेगा, डज की जगह आपका वर्ब में ही एस या ई एस आ जाएगा, एगोनाइजेस, यानी कि आप सेंटेंस को कुछ इस तरह बनाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। डब्ल्यू फैमिली के दो स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए ध्यान से। डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद अगर आ रही है हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट तो समझो ये इंट्रोगेटिव है। क्या है ये आपका, इंटरोगेटिव। और डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद आ रहा है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फुल स्टॉप, तो ये आपका क्लॉज है। क्या है ये आपका, क्लॉज। तो इस सेंटेंस में आप इसी तरह से इसके अंदर लगा देंगे बी, आंसर बी से करेक्ट हो जाएगा। द ओल्ड कार थम्प्ड अलोंग ओवर द
स्टोनी रोड 145। थंप थंप का मतलब होता है बहुत अजीब सी आवाज करते हुए चलना, बहुत तेज आवाज जो लोगों को परेशान कर रही हो। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपका क्रॉल, क्रॉल मतलब रेंगना। नेक्स्ट है क्रीक, किसी गाड़ी की तेज आवाज करते हुए चलना। नेक्स्ट है आपका चग, चग का मतलब होता है गाड़ी के लिए ही। और अगर यहाँ पे क्रीक, क्रीक थोड़ी लकड़ी के लिए लगता है, वो जो दरवाजे जो होते हैं ना लकड़ी के, उसके लिए लगता है आपका क्रीक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चगड़, यानी कि डी करेक्ट। आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड बाय द मोस्ट रथलेस मर्डर, मैं बहुत शौक हूँ मोस्ट रथलेस मर्डर से। ऑप्शन जो है हमारे पास में, हम उनको देखना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में लोथसम, लोथसम का मतलब होता है घृणात्मक। यस। अगला ऑप्शन है शॉकिंग, वो तो आ ही चुका पीछे, तो वो यहाँ नहीं आएगा। अगला है ग्रूजम, ग्रूजम का मतलब होता है विभत्स, सो डरावना। इसका आंसर हो जाएगा आपका यही, यानी कि 146 का आंसर भी हो जाएगा आपका डी करेक्ट। 147 देखिए भाई, द क्रिमिनल वॉज हैंग टू डेथ, ये आपका एक वर्ड है जो होता है हैंग। इसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग, थर्ड फॉर्म भी होती है हंग। इसकी सेकंड फॉर्म हैंग्ड भी होती है और हैंग्ड भी। इस वाले हंग का मतलब होता है लटकाना, किसी पोस्टर वगैरह को दीवार पे। इस वाले हैंग्ड का मतलब होता है फांसी देना। क्या देना? फांसी देना। इन दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का, ये भी और ये भी। सो यहाँ पे हंग की जगह आप हंग्ड का इस्तेमाल कीजिए, हैंग्ड का। द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड टू द डेथ, क्रिमिनल को फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे होना चाहिए था सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, माई सिस्टर सॉरी द सन विल नॉट राइज बिफोर एन आवर, जी नहीं, द सन विल नॉट राइज इन एन आवर। जब सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट बन रहा हो, फ्यूचर इंडेफिनिट बन रहा हो, तो आप इन प्लस फ्यूचर टाइम का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह सेंटेंस में आपको इन के साथ लगाना होगा फ्यूचर टाइम, ना कि बिफोर। यस, बिफोर सेंटेंस को परफेक्ट में ले जाता है। आप यहाँ पे लगाएंगे इसका बी ऑप्शन, द सन विल नॉट राइज इन एन आवर, यानी कि 1 घंटे में सूरज नहीं उगेगा, ये कहना चाह रहा है। माई सिस्टर डज नॉट नो वेदर टुमारो कैन बी अ हॉलीडे फॉर हर, माई सिस्टर डज नॉट नो वेदर टुमारो इज अ हॉलीडे टू हर। हालांकि टू नहीं, यहाँ पे 4 लगाइए बिकॉज आगे 4 है। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। मेरी बहन को नहीं पता कि कल उसके लिए हॉलीडे है, हॉलीडे हो सकता है, नहीं, हॉलीडे है। माई सिस्टर डज नॉट नो वेदर टुमारो इज अ हॉलीडे फॉर हर। नेक्स्ट देखिए 150 सेंटेंस, मैनी के बाद उसने लगाया आपका आर्टिकल ए या एन, सो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए था। इसलिए यहाँ पे मैनी अ मैन के साथ में हैज़ का इस्तेमाल होना चाहिए था, जबकि उसने लगाया हैव, जो कि है आपका रॉन्ग। आपको लगाना पड़ेगा हैज़, सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही सही। अ हैंड पंप इज़ वेरी इजी टू वर्क एंड इट कैन बी फिटेड इन एवरी हाउस। हैंड पंप जो है बहुत आसान है वर्क करने में, और इसको फिट किया जाता है हर घर में। बिल्कुल सही बात है, हर घर में इसको फिट किया जा सकता है, यानी कि इस सेंटेंस में नहीं है कोई एरर की रिक्वायरमेंट। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, मेरी राय में इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं। यस, सो फिलहाल इसका आंसर होता है आपका नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि ए करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, और लास्ट सेंटेंस है, कह रहा है कि ही वाज अ फेलियर एट आर्ट बट हिज लास्ट पीस वाज सो ब्यूटीफुल दैट नो वन कुड बिलीव ही हैड पेंटेड इट। देखिए यहाँ पे जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सुबह, वहाँ पे सो, दैट और टू हो आ रहा था बार बार, यहाँ वही रूल आपका आया है, सो ब्यूटीफुल दैट, तो यानी कि स्ट्रक्चर ठीक है। नो वन कुड बिलीव ही हैड पेंटेड इट, क्योंकि अगर ऐसा करता तो मिक्स थी, गलती हो जाती जो सुबह कर रहा है सीरियल के सेट्स में। सो यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि क्या इसके ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है इंडीड अ मास्टरपीस, हो सकता है सही, ए इसका आंसर करेक्ट हो सकता है। उसके बाद में है ऑप्शन आपका नो इम्प्रूवमेंट, क्या है आपका नो इम्प्रूवमेंट। बाकी जो 2 ऑप्शन है उनको देख लेता हूं मैं। सी ऑप्शन है वेरी
रियलिस्टिक एंड अनबिलीवेबल, ये भी सही हो सकता है। यानी कि अब कमाल की बात ये होगी, जो दे रखा है वो तो सही है, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट है सेंटेंस। ए भी सही हो गया, ये भी साथ सही है बिल्कुल। डी भी सही हो गया, सॉरी बी, सी। सो ए बी सी, इसके 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, बिकॉज डी नहीं है, मैंने देख लिया है, डी आंसर सही नहीं है। सो इस सेंटेंस के आंसर आपको हो जाएंगे ए बी, बी बी, सी बी। तीनों में से कोई भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो ये था सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक पार्ट, जो कि आपका आया हुआ था एग्जामिनेशन। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कौन से एग्जाम में आया हुआ था ये आपका, मुझे एक बार मौका दीजिएगा आप लोग। ये है आपका सीजीएल का टीयर 2, सीजीएल टीयर 2 यानी कि मेंस का एग्जाम है 2015 का, सेट नंबर 5 है एमबी की बुक में, आप देख लीजिएगा, उसी बुक में आपको ये मिल जाएगा। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। ये एक नया प्रोसीजर मैंने आपके लिए शुरू करा था, मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। यस, अगर अच्छा लगा है सो आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा है सो मुझे कमेंट कीजिएगा कि अब हम लोग और क्या इम्प्रूव करें अपनी वीडियोस में। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।